हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने एसपी एजुकेशन पॉइंट चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण जितने भी अंग्रेजी शासन में गवर्नर जनरल और वायसराय हुए हैं उन सब के एक ही वीडियो में बात करेंगे, जो आपके एग्ज़ाम्स में के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते ही रहते हैं। इससे मतलब इनसे कौन से इन्होंने काम किए, ये कब से कब तक के जो है गवर्नर रहे, वायसराय रहे, इनसे रिलेटेड हम आज बात करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इससे पहले हम शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें तथा लाइक करें। फ्रेंड्स, ऐसे ही हम आपके लिए अदर टॉपिक्स पर वीडियो लाते रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आज के जो सेशन है उसको स्टार्ट करते हैं। और पहले ही हम स्टार्ट करेंगे बंगाल के गवर्नर जनरल। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर जो पहले गवर्नर जनरल हुए थे वह लॉर्ड क्लाइव हुए। इन्हीं से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो लॉर्ड क्लाइव को भारत में अंग्रेजी शासन का संस्थापक माना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, जो इनको है अंग्रेजी शासन का संस्थापक माना जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्लाइव को, अब इनका जो है शासनकाल भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, पहले यह 1757 से 1760 तक मतलब गवर्नर जनरल रहे थे। ठीक है, फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने इनको 1757 में बंगाल के गवर्नर के रूप में नियुक्त किया। क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाले प्रथम गवर्नर जनरल थे। याद रखना है आपको कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रथम गवर्नर जनरल है वो कौन था, वह था लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव। फिर भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना अपने निर्णायक माने जाने वाले 1757 के प्लासी के युद्ध क्लाइव के नेतृत्व में ही लड़ा गया था। जो पहला प्लासी का युद्ध हुआ था सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ों के मध्य, उसमें यह एक निर्णायक जो है इन्होंने भूमिका अदा की थी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। और फिर जो 1864 के ऐतिहासिक बक्सर का युद्ध हुआ था। ठीक है, जो मीर कासिम और अंग्रेज़ों के मध्य हुआ था, बक्सर का युद्ध है 1864 में हुआ था। ठीक है, इस समय जो बंगाल का गवर्नर जनरल था ये पुनः नियुक्त होकर आए थे, रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, फिर इलाहाबाद की संधि के बाद क्लाइव ने बंगाल में द्वैत शासन की नींव डाल दी। द्वैत शासन का जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, द्वैत शासन के दौरान क्लाइव ने वेरेल्स्ट और कार्टियार बंगाल के गवर्नर रहे थे उस टाइम पर। ठीक है, द्वैत शासन के दौरान बंगाल के अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए क्लाइव ने सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की थी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट संस्था है, आप इसको नोट कर लें। सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना किसने की थी? ठीक है, क्लाइव ने ही सोसाइटी ऑफ ट्रेड की स्थापना की थी। अब अगले गवर्नर जनरल की ओर चलते हैं। अगला जो गवर्नर जनरल है वह है वारेन हेस्टिंग। बहुत इम्पॉर्टेंट इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, इनसे रिलेटेड जानकारी को देखते हैं। वारेन हेस्टिंग्स यह 1872 से लेकर के 1800 जो है 85 तक शासक रहे हैं, मतलब गवर्नर जनरल रहे या शासक रहे अंग्रेजी कंपनी के। ठीक है, तो 1772 से 1785 तक। ठीक है, 1772 में कर्टियार के बाद वारेन हेस्टिंग्स को गवर्नर जनरल बनाया गया। इसमें बंगाल में चल रहे द्वैत शासन को इसने समाप्त कर दिया। इनका महत्वपूर्ण कार्य था पहला ही कि इन्होंने द्वैत शासन जो चल रहा था बंगाल में उसको समाप्त कर दिया। ठीक है, फिर और बंगाल का शासन ब्रिटिश कंपनी के अधीन कर दिया गया। 1800 इनके समय में पहला रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आए के द्वारा वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बन गए। ये लाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कि वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कब बने? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। ठीक है, फिर वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल की राजधानी
मतलब जो बंगाल की राजधानी है, इन्होंने कोलकाता को बनाया, कोलकाता को बना दिया, अंग्रेजी साम्राज्य की राजधानी उसको घोषित कर दी। ठीक है। वारेन हेस्टिंग्स ने 1776 में कानून संबंधित एक संहिता का निर्माण करवाया था, जिसे कोड ऑफ जेंटू कहा जाता है। इन्होंने एक कानूनी संबंधित संहिता बनाई थी जिसका नाम था कोड ऑफ जेंटू। ये आप लोग याद रखें, कोड ऑफ जेंटू का निर्माण किसने करवाया था? कोड ऑफ जेंटू का जो निर्माण है वह वारेन हेस्टिंग्स ने करवाया था। ठीक है। इसके समय में बंगाल में एक समृद्ध ब्राह्मण नंद कुमार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर महाभियोग या अभियोग चलाया गया था। ठीक है। नाम याद रखिएगा, नंद कुमार। ठीक है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है। मतलब जो मराठों से युद्ध हुआ था प्रथम, वह वारेन हेस्टिंग्स के समय में ही हुआ था। इसके समय में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध यानी जो हैदर अली के समय, वहाँ हैदर अली मैसूर का वहाँ शासक था, उस टाइम पे हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है। और वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में पिट्स इंडिया एक्ट 1984 में, 1784 में जो पिट्स इंडिया एक्ट आया था वह 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, जिसके द्वारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई थी। फिर वारेन हेस्टिंग्स ने 1785 में वापस इंग्लैंड जाने के बाद मैकफर्सन फरवरी 1785 में सितंबर 1786 तक बंगाल के गवर्नर रहे। फिर इसके बाद जो अगले गवर्नर जनरल हुए वो थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। बहुत इम्पोर्टेंट इनका कार्यकाल था और काफ़ी इम्पोर्टेंट इन्होंने काम भी किए हैं। ठीक है। इनका जो कार्यकाल आप लोग ध्यान रखिएगा, 1786 से लेकर के 1793 तक लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है गवर्नर जनरल रहे। गवर्नर कॉर्नवालिस को भारत में एक निर्माता एवं सुधारक के रूप में याद किया जाता है, निर्माता और सुधारक के रूप में। ठीक है। और फिर कॉर्नवालिस को सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। इसने कलेक्टर के अधिकारों को सुनिश्चित किया और उनके वेतन का निर्धारण भी कर दिया। कॉर्नवालिस ने भारत में ब्रिटेन से भी पहले पुलिस व्यवस्था स्थापित कर दी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है या लाइन है कि ब्रिटेन से भी पहले भारत में पुलिस व्यवस्था किसने स्थापित कर दी? वे थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। इसे पुलिस व्यवस्था का भी जनक कहा जाता है, यानी कि इन्होंने सिविल सेवा का जनक भी कहा जाता है, पुलिस व्यवस्था का जनक भी लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही कहा जाता है। कॉर्नवालिस ने प्रशासनिक व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए 1793 में एक नियम बनाया जिसे कॉर्नवालिस कोड, काफ़ी फेमस है कॉर्नवालिस कोड। 1793 में इन्होंने इसको बनवाया था। ठीक है। इस कोड के अनुसार कॉर्नवालिस ने कार्यपालिका एवं न्यायपालिका की शक्तियों का विभाजन किया, जो कि हमारे संविधान में भी ऐसी व्यवस्था की गई है, कोशिश की गई है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो शक्तियां उनका विभाजन रहे। और ये 1793 में भी कॉर्नवालिस के द्वारा ऐसी जो है प्रयास किया गया था। 1790 से 1792 में जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, इसमें इससे पहले ही जो हैदर अली है उनकी मौत हो चुकी थी और इस युद्ध का नेतृत्व टीपू सुल्तान कर रहे थे। ठीक है। जो तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो रहा था 1793 में, कॉर्नवालिस ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। ठीक है। बिहार, बंगाल और उड़ीसा में इन्होंने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू कर दी थी। इसमें क्या होता था? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में मतलब जो एक ज़मींदार होता था उसको ही पूरे मालिक बना दिया जाता था, वो ही टैक्स वसूलता था और 10/11 भाग कंपनी को दे देता था और 1/11 भाग अपने पास ही वो रख लेता था। ठीक है। इसमें इस व्यवस्था को स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहा जाता था। ठीक है। फिर 1895 में कॉर्नवालिस की मृत्यु हो गई और गाजीपुर में इसका मकबरा बनाया गया, यानी कि इनकी जो मृत्यु हुई है, ऐसे पहले गवर्नर जनरल थे जिनकी मृत्यु भारत में ही हुई और उनका जो मकबरा या उनकी जो समाधि है वह गाजीपुर में बनाई गई है। ठीक है। और जिसे लाट साहब का मकबरा है, मतलब इनकी जो समाधि या मकबरा है उसको लाट साहब का मकबरा भी कहा जाता है। ठीक है। चलिए अगले गवर्नर जनरल पर चलते हैं और वो हैं सर
जॉन शोर, ये 1793 से 1798 तक गवर्नर जनरल रहे हैं, सर जॉन शोर। ठीक है, सर जॉन शोर के बारे में कुछ बातें जानते हैं। कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शोर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया और इसके कार्यकाल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना जो है वह खारदा का युद्ध हुआ था, जो 1795 में मराठा व निज़ामों के बीच हुआ था। खारदा का युद्ध, आप ध्यान रखें, खारदा का युद्ध 1795 मराठा व निज़ाम के बीच में। ठीक है, फिर सर जॉन शोर अपनी हस्तक्षेप की नीति के कारण विख्यात था। इसके कार्यकाल में बंगाल के अंग्रेज अधिकारियों के विद्रोह से स्थिति अनियंत्रित हो गई थी, जिससे 1798 में इंग्लैंड वापस बुला लिया गया। ठीक है, थोड़ा बहुत इनका महत्वपूर्ण योगदान था जो हमने देख लिया। अगले जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड वेलेस्ली, बहुत इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे। ठीक है, ये जो इनका कार्यकाल था वह 1798 से 1805 तक था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने शांति की नीति का परित्याग कर केवल युद्ध की नीति का अवलंबन किया था। जो लॉर्ड वेलेस्ली था वह 1786 से लेकर के 93 तक था, उसने क्या किया था, युद्ध की नीति अपनाई थी। ठीक है, और शांति के लिए उन्होंने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया था। ठीक है, लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली ने साम्राज्य विस्तार की नीति को अपनाते हुए भारतीय राज्यों को ब्रिटिश शासन की परिधि में लाने के लिए सहायक संधि स्टार्ट की गई थी। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली ने क्या किया, एक सहायक संधि लाई, जिसके तहत वह से अपने साम्राज्य के यानी अंग्रेजी सत्ता को धीरे धीरे विस्तारित कर रहा था। लॉर्ड वेलेस्ली कंपनी को भारत की सबसे बड़ी शक्ति बनाना चाहता था। उसके प्रदेशों का विस्तार कर भारत के सभी राज्यों को कंपनी पर निर्भर होने की स्थिति में लाना चाहता था। ठीक है, फिर सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाले राज्यों में हैदराबाद तथा फिर मैसूर, तंजौर, अवध, जोधपुर, जयपुर, बूंदी, भरतपुर और पेशावर शामिल हो गए थे। धीरे धीरे इनकी संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही थी, जो एक चिंता का विषय होता भी जा रहा था। फिर वेलेस्ली के कार्यकाल में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। ये अंतिम मैसूर के लिए युद्ध हुआ था, जिसमें यह 1799 में हुआ था, जिसमें टीपू सुल्तान की मौत हो जाती है और यहाँ से जो मैसूर है वह अंग्रेजी सत्ता के अधीन हो जाता है। ठीक है, इस युद्ध में टीपू को हराने के पश्चात मैसूर पर अधिकार कर लिया। इसने पेशवा के साथ बेसिन की संधि की थी। 1703 से 1705 के दौरान आंग्ल मराठा युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, फिर अपनी विस्तार की नीति के तहत पंजाब, सिंध को छोड़कर लगभग संपूर्ण भारत को कंपनी के प्रभाव क्षेत्र में ला दिया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली के कार्यकाल में टीपू सुल्तान ने नेपोलियन के पत्राचार कर भारत से अंग्रेज़ों को निकालने की योजना बनाई थी। यानी टीपू सुल्तान उस समय काफ़ी एक्टिव पर्सन थे। उन्होंने नेपोलियन से पत्राचार किया था और अंग्रेज़ों को बाहर निकालने की कोशिश भी कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं और नेक्स्ट हैं सर जॉर्ज बारलो। इनका जो कार्यकाल था वह 1805 से 1807 तक था। इनके समय में सबसे महत्वपूर्ण घटना हुई थी वह वेल्लोर में विद्रोह का दमन किया गया था। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद कॉर्नवालिस को पुनः 1905 में बंगाल का गवर्नर जनरल बनाकर भेजा गया, किंतु 3 महीने बाद अक्टूबर 1905 में उनकी मृत्यु हो गई और कॉर्नवालिस की मृत्यु के बाद जॉर्ज बारलो को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। ठीक है, गवर्नर जॉर्ज बारलो लॉर्ड वेलेस्ली के विपरीत हस्तक्षेप की नीति का समर्थन किया था उन्होंने। ठीक है, और इनके कार्यकाल में वेल्लोर में जो 1806 में सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया था। ठीक है, जॉर्ज बारलो ने धेलकर के साथ राजपूत घाट की संधि की थी। राजपुर घाट की संधि 1905 में जो जॉर्ज बारलो ने धेलकरों के साथ की थी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं और वह है लॉर्ड मिंटो। इनको लॉर्ड मिंटो फर्स्ट भी बोलते हैं। ठीक है, लॉर्ड मिंटो फर्स्ट ने रंजीत सिंह के साथ अमृतसर की संधि की थी। ठीक है, किसके साथ, रंजीत सिंह के साथ की थी। फिर लॉर्ड मिंटो ने मैल्कम को ईरान तथा एलिफिस्टन को काबुल भेजा था। इसके कार्यकाल में
1813 का चार्टर्ड अधिनियम आया था। चार्टर्ड अधिनियम जो 1813 का काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें ये जो भारतीय थे उनकी शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान पहली बार किया गया था। इसलिए यह चार्टर्ड काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और फिर लॉर्ड मिंटो ने फ्रांसीसियों पर आक्रमण करके 52 और मॉरिशस के द्वीपों पर कब्जा कर लिया था, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं और अगला है अगले जो गवर्नर जनरल है वो है मार्क्विस हेस्टिंग्स। ये 1813 से लेकर के 1823 तक शासक रहे हैं, ठीक है, या गवर्नर जनरल रहे हैं। इनके कार्यकाल में आंग्ल नेपाल युद्ध, ये काफ़ी अच्छा है, आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था जो 1814 से 1816 के बीच में हुआ था। और नेपाल युद्ध में नेपाल को पराजित करने के बाद संगौली की संधि, ये इस साल काफ़ी चर्चा में थी, जो कि काला पानी लिपुलेख और धुरिया वाला जो क्षेत्र है नेपाल ने अपने मैप में दिखाया था, उसको लेकर इस संधि का काफ़ी हवाला दिया गया था कि अंग्रेज़ों के साथ आपने जो संगौली की संधि की थी हम उसी के अनुसार अपने क्षेत्र में हैं, ठीक है। इसलिए यह संधि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यह इस साल चर्चा में रही थी सगौली की संधि। फिर सगौली की संधि के द्वारा काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिमेंट रखना स्वीकार कर लिया गया था। और इसी संधि के द्वारा अंग्रेज़ों को सिमलाम, मसूरी, रानीखेत और नैनीताल प्राप्त हुई थी। ये क्षेत्र अंग्रेज़ों को दिए गए थे, ठीक है। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स के कार्यकाल में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो मराठाओं से तीसरा हुआ और 1818 में जो है पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया गया था। फिर इसने 1818 में पिंडारियों का दमन किया। पिंडारियों के नेता चीतू, वाशील मोहम्मद तथा करीम खां, ये 3 प्रमुख नाम हैं पिंडारियों में। इन्होंने 1717 से 18 के बीच में पिंडारियों का पूरी तरह से दमन कर दिया। फिर लॉर्ड हेस्टिंग्स ने 1799 में लगाए गए प्रेस प्रतिबंधों को हटा दिया। इसके कार्यकाल में 1822 में रैयत के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाया गया था। कब लाया गया था? 1722 में बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाया गया था, ठीक है। और नेक्स्ट पर चलते हैं, अगले हैं लॉर्ड हम एम हर्ट। ये 1823 से 1828 तक जो है गवर्नर जनरल रहे हैं। और लॉर्ड एम हर्ट के कार्यकाल में आंग्ल वर्मा युद्ध जो हुआ था इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था, 1824 से 1826 में, ठीक है। फिर जो है वर्मा युद्ध में सफलता के बाद इसने 1826 में यांडबू की संधि, ये संधि आप याद रखें, इसका सन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है कि यांडबू की संधि कब हुई थी और किसके बीच हुई थी, ठीक है। तो ये अंग्रेज़ और वर्मा के बीच में हुई थी। 1826 में यांडबू की संधि हुई थी, ठीक है। इसमें वर्मा ने हर्जाने के रूप में ब्रिटेन को 1 करोड़ रुपए दिए थे। लॉर्ड एम हर्ट 1824 में कलकत्ता में गवर्नमेंट संस्कृत कॉलेज की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? लॉर्ड एम हर्ट ने की थी, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं और इसने भरतपुर में दुर्ग पर अधिकार किया और बैरकपुर में हुए विद्रोह को दबाया भी था, ठीक है। भरतपुर यानी जो राजस्थान में है, ठीक है, बैरकपुर में विद्रोह जो हुआ था उसको दबाया था। अब यहाँ पर जो होते हैं, यहाँ पर रूल थोड़ा सा चेंज होता है। 1828 से जो पहले ये गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम बैटिंग, और 1833 का एक्ट आता है उसमें यह भारत के गवर्नर जनरल हो जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं इस पर। लॉर्ड विलियम बैटिंग, इनका जो कार्यकाल था यह 1828 से 1835 तक था। लॉर्ड विलियम बैटिंग भारत में किए गए समाज सुधारों के लिए सबसे ज़्यादा विख्यात हैं, ठीक है। लॉर्ड विलियम बैटिंग ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था की इच्छाओं के अनुसार भारतीय रियासतों के प्रति तटस्थता की नीति अपनाई थी। इसने ठगों के आतंकवाद से निपटने के लिए कर्नल स्लीमैन को नियुक्त किया था। ये व्यक्ति काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कर्नल स्लीमैन। यह भारतीय इतिहास में जो है ठगों के
उन्मूलन के लिए ही जाना जाता है। कर्नल स्लीमैन को भारतीय इतिहास में ठगों के उन्मूलन के लिए अंग्रेजी शासन में जाना जाता है और इसकी नियुक्ति लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने की थी। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंक का जो कार्यकाल था वह 1829 में सती प्रथा का अंत इन्होंने किया था। ठीक है, फिर लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में कन्या शिशु वध पर, किस पर, कन्या जो शिशु वध होते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिया। बेंटिंक के कार्यकाल में देवी पूजा को नर बलि देने की प्रथा समाप्त कर दी गई। ठीक है, इनमें काफ़ी इम्पोर्टेंट कार्य किए हैं। एक तो सती प्रथा 1829 में, फिर कन्या शिशु वध पर प्रतिबंध, नर बलि का अंत कर दिया। ठीक है, और फिर इन्होंने और क्या किया है, शिक्षा के क्षेत्र में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। इनके कार्यकाल में अपनाई गई मैकॉले शिक्षा नीति, ठीक है, मैकॉले शिक्षा नीति ने भारत के बौद्धिक जीवन को उल्लेखनीय ढंग से प्रभावित किया है। किया है। ठीक है, और ये जो है, यह भारत जो बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल थे, जबकि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त हुए थे जो 1833 का चार्टर्ड एक्ट आया था उसके अनुसार। ठीक है, जो लॉर्ड मैकाले हैं उनकी ही अध्यक्षता में पहली बार भारत में शिक्षा समिति का गठन किया गया था। लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में इन्होंने कहा था कि जो भारतीय हैं, भारतीयों के लिए इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की जो है सिफारिश की थी। वे कहते थे कि जो भारतीय हैं वह रंग और रूप से भारतीय होंगे लेकिन विचार और गुणों से पूरी तरह से अंग्रेज होंगे, ऐसी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, फिर 35 से लेकर 36 यानी थोड़े से समय के लिए सर चार्ल्स मेटकॉफ हुए थे। इन्हें ही भारतीय जो है इन्हें काफ़ी इम्पोर्टेंट व्यक्ति या पर्सन मानते हैं। क्यों मानते हैं, देख लेते हैं। विलियम बेंटिंक के पश्चात चार्ल्स मेटकॉफ को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया और इन्होंने समाचार पत्रों पर लगे प्रतिबंधों को पूरी तरह से समाप्त कर दिया और इसलिए इसे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किससे कहा जाता है, वो है चार्ल्स मेटकॉफ। और इनका जो कार्यकाल था वह 1835 से 1836, 1 साल के लिए यह नियुक्त हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं और अगले हैं लॉर्ड ऑकलैंड। यह 1836 से 1842 तक हुए थे। लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल में प्रथम अफगान जो युद्ध हुआ था 1838 से 1842 के मध्य में अफगान युद्ध हुआ था, उनका नेतृत्व इन्होंने ही किया था। ठीक है, फिर लॉर्ड ऑकलैंड 1838 में लॉर्ड ऑकलैंड ने रणजीत सिंह और अफगान शासक शाह शुजा से मिलकर के त्रिपक्षीय संधि की थी। लॉर्ड ऑकलैंड को भारत में शिक्षा एवं पाश्चात्य चिकित्सा पद्धति के विकास के प्रसार के लिए जाना जाता है। लॉर्ड ऑकलैंड के कार्यकाल में मुंबई और मद्रास मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, कहाँ पर, मुंबई और मद्रास में मेडिकल कॉलेजों की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है, और की थी। इसके कार्यकाल में शेर शाह द्वारा बनवाए गए ग्रांड ट्रंक रोड की मरम्मत भी करवाई गई। ठीक है, और अगले पर चलते हैं, वो हैं लॉर्ड एलन बरो। इनका कार्यकाल 1842 से 44 तक था। लॉर्ड एलन बरो का कार्यकाल में प्रथम जो अफगान युद्ध शुरू हुआ था उसका अंत हो गया। ठीक है, और इसके कार्यकाल में की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना है 1843 में सिंध का ब्रिटिश राज्य में विलय। ठीक है, जो 1843 में जो सिंध का प्रांत था वह ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर लिया गया। ठीक है, इनके कार्यकाल में ही जो 1833 में दास प्रथा, जो 1833 का चार्टर्ड एक्ट आया था उसमें दास प्रथा को समाप्त करने की बात कही गई थी, लेकिन इसका जो पूरी तरह से कार्यान्वयन है यह लॉर्ड एलन बरो के शासनकाल में ही दास प्रथा का अंत कर दिया गया था और वो समय था 1843। ठीक है, 1843 में इसको पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट पर चलते हैं और वो है लॉर्ड हार्डिंग का कार्यकाल 1844 से 1848 तक था। लॉर्ड हार्डिंग के कार्यकाल में आंग्ल सिख युद्ध, ठीक है, आंग्ल सिख युद्ध 1845 हुआ था जिसकी समाप्ति लाहौर संधि से हुई थी। लॉर्ड हार्डिंग को प्राचीन स्मारकों
के संरक्षण के लिए, किसके लिए, जो प्राचीन में बनाए गए स्मारक थे उनके संरक्षण के लिए जाना जाता है। और इसने स्मारकों की सुरक्षा का प्रबंधन किया है। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग ने सरकारी नौकरियों में नियुक्ति के लिए अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता दी। ठीक है। सरकारी नौकरियों के लिए अंग्रेजी शिक्षा को प्राथमिकता लॉर्ड हार्डिंग ने दी थी, जो 1844 से 48 तक गवर्नर जनरल थे। अब सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन जो आते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, वो हैं लॉर्ड डलहौजी। इनका जो कार्यकाल था वह 1848 से 1856 तक था। ठीक है। ये साम्राज्यवादी थे, लेकिन इनका जो कार्यकाल सुधारों के लिए भी विख्यात है। इनके कार्यकाल में 1851 और 1852 में द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध लड़ा गया। ठीक है। द्वितीय आंग्ल वर्मा युद्ध लड़ा गया और 1852 में वर्मा के पीगू राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। यानी कि द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध में ही जो वर्मा था उसके काफ़ी भाग को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी ने व्यापकगत सिद्धांत को अपनाया था और लागू भी किया था। व्यापकगत सिद्धांत के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए गए राज्यों में सबसे पहले सतारा ही मिलाया गया था, जो 1848, फिर जैतपुर और संबलपुर 1849 में, बघाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 1853 में और नागपुर 1854 में मिलाए गए थे। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में रेलवे और संचार प्रणाली का विकास हुआ। रेलवे और संचार प्रणाली का विकास हुआ। भारत में रेलवे का जनक भी लॉर्ड डलहौजी को ही कहा जाता है। ठीक है। इसके कार्यकाल में दार्जिलिंग को भारत में सम्मिलित कर लिया गया था। किसको? दार्जिलिंग, जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल का भाग है। लॉर्ड डलहौजी ने 1856 में अवध के नवाब पर कुशासन का आरोप लगा करके अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया। इसके कार्यकाल में वुड, मतलब ये जो शिक्षा के लिए समिति गठित की गई थी, वुड डिस्पैच के नाम से जाना था। वुड के निर्देशन पत्र आया जिसे भारत में शिक्षा सुधारों के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसी के समय में वुड डिस्पैच आया था, जिसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। और नेक्स्ट पर चलते हैं। 1854 में नया डाकघर अधिनियम, पोस्ट ऑफिस एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा देश में पहली बार डाक टिकटों का प्रचलन प्रारंभ हुआ। 1854 में। ठीक है। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारतीय बंदरगाहों का विकास करके इन्हें अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य के लिए खोल दिया गया था। बंदरगाहों का विकास किया गया और अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यों के लिए खोल दिया गया। इसके कार्यकाल में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था। कब? 1856 में। ठीक है। इसी के कार्यकाल में 1856 में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। अब नेक्स्ट पर चलते, यहाँ से वायसराय भी होंगे। और जो नेक्स्ट हैं लॉर्ड कैनिंग, ये भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के प्रथम वायसराय हैं, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद जब महारानी द्वारा पत्र, जो नया चार्टर या पत्र आया, उसमें भारत के जो गवर्नर जनरल थे उनको अब वायसराय कहा जाने लगा था। चलिए डिटेल देख लेते हैं। 1856 जो इनका कार्यकाल था 58 से 62 तक था। ठीक है। यह 1856 से 1858 तक भारत के गवर्नर जनरल रहे और यह भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। तत्पश्चात ब्रिटिश संसद द्वारा 1858 में पारित अधिनियम के द्वारा इसे भारत का प्रथम वायसराय नियुक्त कर दिया गया। इसके साथ कार्यकाल में ही आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी जैसी दंड विधियों को पारित किया गया था। और इनके शासनकाल का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना 1857 का विद्रोह था। ठीक है। और इसके कार्यकाल में लंदन विश्वविद्यालय, इनके ही कार्यकाल में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 1857 में कलकत्ता, मद्रास और मुंबई में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। ठीक है। 1857 के विद्रोह के पश्चात पुनः भारत पर अधिकार करके मुगल
सम्राट बहादुर शाह को रंगून भेज दिया गया था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में भारतीय इतिहास प्रसिद्ध नील विद्रोह हुआ था और 1861 के का भारत परिषद अधिनियम इसी के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट चलते हैं। लॉर्ड एल्गिन, यह 1864 से 1869 तक वायसराय रहे। लॉर्ड एल्गिन 1 वर्ष की अवधि के लिए वायसराय बने थे और इसने बहावी आंदोलन को समाप्त किया तथा पश्चिमोत्तर प्रांत में हो रहे कबायलियों के विद्रोह को इन्होंने दमन कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं और अगले हैं सर जॉन लॉरेंस का जो कार्यकाल था वह 1864 से 1869 तक था। इसने अफ़गानिस्तान में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन किया। ठीक है, फिर इसके कार्यकाल में यूरोप के साथ दूरसंचार व्यवस्था 1869 से 1870 जो 1869 से 1870 तक कायम की गई। इसके कार्यकाल में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास उच्च न्यायालयों, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है। ठीक है, सर जॉन लॉरेंस के समय में ही कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। अपने महान अभियान के लिए इसे जाना जाता है, महान अभियान के लिए। ठीक है, इसके कार्यकाल में पंजाब का काश्तकारी अधिनियम लाया गया था। नेक्स्ट पर चलते लॉर्ड मेयो, इसके कार्यकाल में भारत सांख्यिकी बोर्ड का गठन किया गया था। ठीक है, और इसके कार्यकाल में ही सर्वप्रथम 1871 में भारत में जनगणना की शुरुआत की गई थी, यानी प्रथम जनगणना 1871 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में की गई थी। इसने कृषि और वाणिज्य के लिए पृथक विभाग, कृषि के लिए और वाणिज्य के लिए अलग अलग विभागों का जो है विभाग बना दिए। ठीक है, लॉर्ड मेयो की हत्या 1872 में अंडमान निकोबार, इनकी हत्या कर दी गई थी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ठीक है, फिर इसने राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। ठीक है, राजस्थान के अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। नेक्स्ट पर चलते हैं और अगले हैं लॉर्ड नॉर्थ कुक, ये 1872 से 1886 तक रहे हैं। ठीक है, नॉर्थ ब्रुक ने 1875 में बड़ौदा के शासक गायकवाड़ को पदच्युत कर दिया। ठीक है, और इसके कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड तृतीय की भारत यात्रा पर आए थे 1875 में। ठीक है, इसके कार्यकाल में पंजाब में कूका आंदोलन काफ़ी फेमस है। कूका आंदोलन यह लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में हुआ था। ठीक है, कूका आंदोलन। नेक्स्ट पर चलते हैं लॉर्ड लिटन, ये काफ़ी अपनी क्रूर नीतियों के लिए जाने जाते हैं। 1876 से 80 तक लॉर्ड लिटन थे। फिर इनके कार्यकाल में जो राज उपाधि अधिनियम पारित करके 1877 में ब्रिटेन की महारानी को विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से विभूषित किया गया। किसके समय में किया गया? लॉर्ड लिटन के समय में महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। 1878 में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था पारित किया गया, जिसे एस.एन. बनर्जी ने आकाश में गिरे वज्रपात की संज्ञा दी थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ये था कि जो भारतीय समाचार पत्र थे उनमें क्या था, प्रतिबंध लगाए। मजिस्ट्रेट को ये ताकत दी गई थी कि वह इसके छपी सामग्री को अपने, यदि किसी आपत्तिजनक उसमें सामग्री छपी है तो उसको बैन कर दिया जाए, और यह केवल हिंदी भाषी या अदर भाषाओं, केवल अंग्रेजी को छोड़कर सभी भारतीय भाषाओं पर ऐसे प्रतिबंध लगाए गए थे। ठीक है, फिर लॉर्ड लिटन एक विख्यात कवि और लेखक थे। विद्वानों के बीच इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से भी जाना जाता था। फिर 1878 में स्ट्रेटजी महोदय के नेतृत्व में अकाल आयोग का गठन इनके सही समय में किया गया था। ठीक है, फिर लिटन ने सिविल सेवा में प्रवेश की जो उम्र 21 से घटा करके 19 वर्ष कर दी गई थी, जिसका भारतीयों द्वारा काफ़ी विरोध किया गया था। ठीक है, लॉर्ड रिपन, इन्हें काफ़ी अच्छा वायसराय भारतीय इतिहास में माना जाता है। ठीक है, जो इनका कार्यकाल था यह 1880 से 1884 तक था। भारत की जो प्रथम नियमित जनगणना है, भारत की जो
प्रथम नियमित जनगणना है वह 1882 में शुरू हुई थी। 1882 में स्टार्ट हुई थी, इन्हीं के समय में ही स्टार्ट की गई थी, ठीक है। और 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम इनके समय में आया था। इन्होंने जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था उसको रद्द कर दिया। प्रेस का मुक्तिदाता भी इनको कहा जाता है। रिपन के कार्यकाल में सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग एवं हंटर आयोग का गठन किया गया था, शिक्षा के लिए किया गया था, ठीक है। 1882 में स्थानीय स्वशासन प्रणाली की शुरुआत की थी, इसलिए इन्हें भारतीय जगत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। 1883 में एल्बर्ट विवाद बिल रिपन के कार्यकाल में ही हुआ था। एल्बर्ट बिल विवाद ये था कि जो भारतीय न्यायाधीश थे वह अंग्रेज़ों का मुकदमे भी सुन सकते थे, लेकिन अंग्रेज़ों द्वारा इसका बहुत व्यापक पैमाने पर विरोध किया गया था, जिसके कारण बाद में लॉर्ड रिपन को हटा भी दिया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लॉर्ड डफरिन काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सन थे। इनके ही समय में एक महान घटना घटी या एक महान संस्था की स्थापना की गई थी, वो थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। देखते हैं इनका जो कार्यकाल था 1884 से 1888। इसके कार्यकाल में तृतीय वर्मा युद्ध के द्वारा भारत में वर्मा को मिला लिया गया, ठीक है। इसके कार्यकाल में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी ए ओ ह्यूम के नेतृत्व में, ठीक है। लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में अफ़गानिस्तान के साथ उत्तरी सीमा का निर्धारण किया गया, ठीक है। इसके ही कार्यकाल में बंगाल 1885, अवध 1886, पंजाब 1887 किराया अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं। लॉर्ड लैंसडाउन यह 1888 से 1893 तक जो है शासक रहे। इसके कार्यकाल में भारत का तथा अफ़गानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण, भारत और अफ़गानिस्तान के बीच में जो सीमा निर्धारण है वह लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में हुआ था, जिसे डुरंट रेखा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। इसके कार्यकाल में 1819 का कारखाना अधिनियम लाया गया था, पारित किया गया। एज ऑफ कॉमेट बिल का पारित होना इसके शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। एज ऑफ कॉमेट बिल काफ़ी महत्वपूर्ण घटना थी जो लॉर्ड लैंसडाउन के समय घटित हुई। इसने मणिपुर के टिकेंद्रजीत के नेतृत्व में विद्रोह का दमन किया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट पर चलते हैं और अगले हैं लॉर्ड एल्गिन द्वितीय। इनका जो कार्यकाल था 1894 से 1899। लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में भारत क्रांतिकारी आतंकवाद की घटना की शुरुआत हो गई थी। पूना में चापेकर बंधुओं ने 1897 में ब्रिटिश अधिकारी की हत्या कर दी थी, जो यह भारतीय क्रांतिकारियों द्वारा की गई प्रथम हत्या थी। भारत हत्या प्रथम राजनीतिक हत्या भी मानी जाती है, ठीक है। इसने हिंदू कुश पर्वत के दक्षिण में एक राज्य की त्रिचाल में विद्रोह को दबाया था, ठीक है। और इसके शासनकाल में भारत में देशव्यापी अकाल पड़ा था। कौन सा देशव्यापी अकाल पड़ा हुआ था? इनके ही शासनकाल में। नेक्स्ट पर चलते हैं और ये भारतीय इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण वायसराय रहे हैं, जिनका नाम है लॉर्ड कर्जन, ठीक है। इनके ही शासनकाल में मतलब इन्हें ही फूट डालो और राज करे नीति के जो शुरुआत है भारत में इन्होंने ही की थी, ठीक है। इनका जो कार्यकाल था 1899 से 1905 तक था। उनके कार्यकाल में फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया गया था और इस आयोग की जो अनुशंसा पर ही CID की स्थापना की गई थी, ठीक है। CID की स्थापना की गई थी। इसके कार्यकाल में उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत की स्थापना की गई थी। शिक्षा के क्षेत्र में 1904 में विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था, ठीक है। विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया था। 1904 में प्राचीन स्मारक अधिनियम भी, परीक्षण अधिनियम इनके समय में ही पारित किया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना की गई थी। इसके कार्यकाल में बंगाल का विभाजन काफ़ी महत्वपूर्ण घटना थी और जिससे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का सूत्रपात हुआ था और बंगाल विभाजन के विरोध में ही स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं और अगले हैं लॉर्ड मिंटो द्वितीय।
लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इनके जो कार्यकाल था वह 1905 से 1910 तक था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी इनके ही शासनकाल में। इसके कार्यकाल में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन हुआ, जिसमें कांग्रेस का विभाजन हो गया था, जो नरम दल और गरम दल में बट गए थे। ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 आया। ठीक है। और इसमें जो है मुसलमानों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया। ठीक है। इसके कार्यकाल में 1908 में समाचार पत्र अधिनियम पारित हुआ। इनके शासनकाल में प्रसिद्ध क्रांतिकारी खुदीराम बोस को फांसी दी गई, सबसे युवा व्यक्ति थे जिनको फांसी दी गई थी। ठीक है। इसके कार्यकाल में अंग्रेजों ने भारत में बांटो और राज करो नीति को औपचारिक रूप से लागू कर दिया था। वो वर्ष 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष की काले पानी की सज़ा दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं और अगले हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। 1909 से लेकर 1916 तक कार्यकाल था। ठीक है। और 1911 में जॉर्ज पंचम के आगमन के अवसर पर दिल्ली दरबार का आयोजन लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही किया गया था। ठीक है। 1911 में बंगाल विभाजन 1911 में बंगाल का जो विभाजन है रद्द करके वापस ले लिया गया। 1911 में बंगाल से अलग करके बिहार और उड़ीसा नए राज्य बनाया गया। 1912 में भारत की राजधानी को कोलकाता से स्थानांतरित करके दिल्ली बना दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध में भारत का समर्थन प्राप्त करने के लिए लॉर्ड हार्डिंग जो थे वह सफल रहे थे। ठीक है। और नेक्स्ट पर चलते हैं, वो है लॉर्ड चेम्सफोर्ड। 1916 से 1921 तक लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो है वायसराय रहे थे। इसके काल में तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की आंदोलन की शुरुआत की थी। 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में समझौता हुआ, जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और गरम दल तथा नरम दल भी इसमें शामिल यानी इकट्ठे हो गए। मतलब पंडित मदन मोहन मालवीय ने बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की 1916 में। खिलाफत और असहयोग आंदोलन इसके समय प्रारंभ हुए। अलीगढ़ विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। महात्मा गांधी ने रॉलेट एक्ट के विरोध में आंदोलन शुरू किया था। 1919 की सबसे शर्मनाक घटना जलियांवाला बाग हत्याकांड इन्हीं के शासनकाल में ही हुआ था। ठीक है। फिर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में ही हुआ था। नेक्स्ट पर चलते हैं और वो हैं लॉर्ड रीडिंग। यह 1921 से 1926 तक जो है वायसराय रहे। इसके शासनकाल में 1919 का रॉलेट एक्ट पारित किया गया था। इसके काल में केरल में मोपला विद्रोह की शुरुआत की गई थी। इनके कार्यकाल में 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी घटना हुई थी, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में हुई थी। इसमें 22 क्रांतिकारियों द्वारा 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था। ठीक है। जिससे गांधी जी ने आहत होकर के अपना जो असहयोग आंदोलन है उसको वापस ले लिया था। 1923 के कार्यकाल में भारतीय सिविल सेवा की परीक्षाएं इंग्लैंड और भारत में दोनों ही जगह आयोजित की जाने लगी। ठीक है। और इसके कार्यकाल में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने 1922 में स्वराज्य पार्टी 1923 में स्वराज्य पार्टी की स्थापना की थी। दिल्ली और नागपुर में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट जो वायसराय थे वह थे लॉर्ड इरविन, 1926 से 1931 तक। ठीक है। इनके कार्यकाल में हर कोर्ट बहरल समिति का गठन किया गया था। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में साइमन आयोग भारत आया था, जिसका विरोध काफ़ी हुआ था, और लाला लाजपत राय की इसमें पुलिस द्वारा लाठियों के मारने के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की। गांधी जी ने 1930 में नमक आंदोलन आरंभ करते हुए दांडी मार्च किया था। ठीक है। कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज्य का संकल्प पारित किया। जो ये लाहौर अधिवेशन है यह 1929 में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुई थी। इसके कार्यकाल में 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ था। ठीक है। लॉर्ड इरविन के कार्यकाल में पब्लिक
छुट्टी के विरोध में भगत सिंह और उसके साथियों को असेंबली में बम फेंका था। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं और अगले हैं लॉर्ड विलिंगटन। इनका जो कार्यकाल था 1931 से 1936 तक था। ठीक है, 1931 से 1936 तक था। लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में द्वितीय और तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुए थे। ठीक है, 1932 में देहरादून में भारतीय सेना एकेडमी यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी की स्थापना की गई थी। 1934 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। फिर 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया गया था। 1935 का जो अधिनियम आया था वह लॉर्ड विलिंगटन के समय में ही आया था। 1935 में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। लॉर्ड विलिंगटन के कार्यकाल में भारतीय किसान सभा की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं और अगले हैं लॉर्ड लिनलिंथगो। यह 1938 से 1943 तक थे। लॉर्ड लिनलिंथगो 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध में शुरू होने पर प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया। 1940 में लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग रखते हुए पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित किया गया था। 1940 में ही कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। 1942 में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं और नेक्स्ट टाइम लॉर्ड वेवेल जो इनका कार्यकाल था 1943 से 1947 तक, यानी लॉर्ड वेवेल ने शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया जिसे वेवेल प्लान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, इनके समय में 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ था। ठीक है, जिसमें इनकी मध्यस्थता यानी नौसेना को समर्पण के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सिफारिश की थी। ठीक है, बाद में यह जो है समर्पण इन्होंने कर दिया था। 1946 में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेट एटली जो लेबर पार्टी थे 20 फरवरी 1947 को भारत को स्वतंत्र कर 1948 को स्वतंत्र करने 20 फरवरी 1947 को भारत को स्वतंत्र करने की घोषणा इन्होंने कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं और वो हैं लॉर्ड माउंटबेटन। यह 1947 से 48 तक थे। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय थे। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को भारत के विभाजन की योजना या घोषणा की थी। ठीक है, इसे 3 जून की योजना भी कहते हैं। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसे 18 जुलाई 1947 को पारित कर दिया गया। भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई थी। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के द्वारा भारत को 2 टुकड़े करके इसे भारत और पाकिस्तान 2 राज्यों में बांट दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हो गया। ठीक है, और अंतिम जो वायसराय या गवर्नर जनरल थे वह थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इनको सी राजगोपालाचारी के नाम से भी जाना जाता है। 1948 से 1950 तक अपने पद पर थे। भारत की स्वतंत्रता के बाद 1948 में चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया है। चलिए फ्रेंड्स, हमने जितने भी गवर्नर जनरल्स और वायसराय हुए हैं उनको एक छोटे से वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, बट ये आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इनसे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो हर एग्ज़ाम्स में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि इसका लाभ सभी तक पहुंच सके। ठीक है, इसका PDF आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल SP एजुकेशन पॉइंट पर, आप उसको ज्वाइन करें। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त करेंगे। आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।